हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 से 18 तक कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 14 से 18 जो कवर किया था उसमें क्या क्या था। तो अनुच्छेद 14 में हमने विधि के समक्ष क्षमता को देखा था, और अनुच्छेद 15 में सोशल इक्वलिटी के बारे में बात की थी, जैसे कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 जो आधार है ना, ये धम जलज के नाम से हमने याद किए थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने अनुच्छेद 16 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात जो राज्य है वो सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी हमने 7 आधार लिए थे। एक तो धम जलद जो हमने अभी देखे थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके अतिरिक्त 2 आधार हमने और ऐड किए थे, एक है उद्भव और एक है उद्भव या वंशानुगतता, और एक रेजिडेंट के आधार पर। तो ये हमने 7 आधार देखे। इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात की थी कि ये एक पूर्ण अधिकार है और इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट राइट है। अस्पृश्यता का अंत, जो अस्पृश्यता शब्द है, इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है। इसके लिए संसद ने एक एक्ट भी बनाया था। और उसके बाद हमने बात की थी अनुच्छेद 18 की, और अनुच्छेद 18 में हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत, रिमूवल ऑफ टाइटल्स। तो उपाधियों के अंत में हमने देखा था कि जो राज्य है वो सेना और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो सेना और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और इसमें हमने एक बालाजी राघवन वाद देखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई जो जैसे ये है नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है या फिर पद्म भूषण है, ये सभी क्या है, नागरिक पुरस्कार है। और नागरिकों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये मतलब दिए जाएंगे। और ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। इस टाइप से इनको परमिशन दे दी गई, लेकिन ये बोला गया कि भाई इनको नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते, कि भारत रत्न के लगा के और नाम के आगे लगा ले इनको। इस टाइप से इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जाएगा। इस टाइप से ये हमने अनुच्छेद लास्ट क्लास में जो अनुच्छेद 14 से 18 तक कवर किए थे, उनको एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 को कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, इसमें है राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र जो अब हमें देखना है कि एक एक अनुच्छेद को कवर करेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है। तो हम देखते हैं, जैसे अनुच्छेद जो 19 है उसमें है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, बोलने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में है जैसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ, और अनुच्छेद 22 में है कुछ दस्ताओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। तो जैसे अनुच्छेद जो 20 और 21 है, ये ऐसे मूल अधिकार है हमारे जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी इनको मतलब रद्द नहीं किया जा सकता। ये आपातकाल में भी, इमरजेंसी के टाइम पे भी बने रहेंगे। तो अब हम एक एक अनुच्छेद को कवर करते हैं। अनुच्छेद 19 को देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 19 को देखते हैं। इसमें हमें कवर करना है जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें दोस्तों, इसमें जैसे अनुच्छेद जो ये दे रखा है, अनुच्छेद 19 एक और ए में आर्टिकल 19 1 ए में दे रखा है ये। अब इसके तहत सात मूल अधिकार दे रखे हैं। जैसे हमारे जो संविधान में भी टोटल हमारे लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के जरिए से 7 मूल अधिकार दिए थे, और उनमें से बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार हटा दिया गया था, और वो था संपत्ति का अधिकार। इस टाइप से टोटल 7 मूल अधिकारों में से 6 हमारे पास रह गए वर्तमान समय में। इसी टाइप से जो अनुच्छेद जो 19 है, 19 एक है, इसके द्वारा भी हमारे संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए थे, और इनमें से भी जो एक अनुच्छेद हटा दिया गया है वो भी राइट टू प्रॉपर्टी है, और 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया है। अब हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद को, जैसे स्लाइड के जरिए देख लेते हैं। जैसे ये है अनुच्छेद, सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 में है कि ये जो हमारा अधिकार है नहीं, राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। आर्टिकल 19 स्टेट के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। ये 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। मीन्स ये राज्य के खिलाफ है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है अनुच्छेद 19। इसके बाद हम देखेंगे जैसे आर्टिकल जो 19(1)(a) है, इसमें बोलने का अधिकार दिया हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होगा, जैसे इसमें 19(1)(a) में दे रखा है बोलने का अधिकार है। अब बोलने के अधिकार में तो चुप रहने का अधिकार भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें जैसे आपको बोलने की फ्रीडम है, प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इसके अंतर्गत हमें मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। फोन टेप के विरुद्ध अधिकार कि भाई हमारा फोन टेप कोई नहीं करा सकता, और अगर कोई कराता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जैसे धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन हड़ताल या बंद करने का अधिकार नहीं है। हमारे मूल अधिकारों के तहत हमें धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन जैसे बंद करें, हड़ताल करें, उसका अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं जैसे हमारा जो 19(1)(a) है, इसके तहत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल है। जैसे इंटरनेट का अधिकार है, इसमें ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ वाद 2020। इसके अतिरिक्त जैसे ये प्रेस की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, बोलने के अधिकार में शामिल है। ये प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, उसी टाइप से चुप रहने की स्वतंत्रता है। तो ये राष्ट्रगान का मामला था, इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य 1986। तो इसमें जो चुप रहने की स्वतंत्रता पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और एक बंद के विरुद्ध अधिकार, कि धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन हड़ताल या बंद का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त झंडा फहराने का अधिकार, विचारों का प्रचार प्रसार का अधिकार, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, सरकारी जो गतिविधियों को जानने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का नहीं। हड़ताल व बंद का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, और बंद, आह्वान एवं आयोजन करना असंवैधानिक है। इस टाइप से हमने देखा अनुच्छेद 1(a) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते रहते हैं, और माननीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमें बताता रहता है कि भाई इसमें बोलने का अधिकार भी शामिल है, चुप रहने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार भी इसमें शामिल है, लेकिन हड़ताल या बंद का अधिकार नहीं है। इस टाइप से फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, जो कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है। तो इस टाइप से ये अनुच्छेद जो 19 है ना, इसमें इन सभी चीजों का प्रोविजन किया हुआ है। अब आर्टिकल 19(1)(a) देखा, अब हम बी देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें है जैसे इनको हम एक बार
ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जैसे 19(1) ए पढ़ा हमने, इसमें तो है जैसे बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार कि भाई हम तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब बी में है सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। सी में है सभा या फिर संघ बना सकते हो आप, सभा या संघ बनाने का अधिकार। और डी में है अबाध विचरण का अधिकार, अबाध विचरण का अधिकार, अबाध विचरण का अधिकार। और जो ई है, ई में है आवास का अधिकार, आवास का अधिकार। और एफ में है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और जी में है आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। तो अब हम एक एक को देखेंगे कि जैसे जो 19(1) ए है, इसमें है बोलने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम इन्हें एक कहानी के जरिए, एक स्टोरी के जरिए याद करते हैं सभी को। जैसे क्योंकि इसमें जो हमारा आर्टिकल 19, इसमें काफी सारे ये हमें अधिकार दे रखे हैं, तो हम इन्हें भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एक स्टोरी के जरिए याद कर लेते हैं कि जैसे भाई हम अच्छा बोलते हैं, 19(1) के तहत हमें बोलने का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति है जो अच्छा बोलता है, अब वो सम्मेलन भी कर सकता है, क्योंकि जब उसमें बोलने की क्वालिटी है तो वो 4 लोगों को भी अपनी बातें सुनाएगा, तो वो करेगा सम्मेलन। अब उसने सम्मेलन किया, जब वो सम्मेलन करेगा तो 4 लोग उसके सभा में, सम्मेलन में आ रहे हैं। अब वो एक पार्टी का गठन भी कर सकता है, सभा या संघ भी बनाएगा कि भाई उसके, जब वो सम्मेलन ही कर रहा है तो 4 लोगों से जुड़ गया। अब वो बनाएगा अपनी सभा, समिति, राजनीतिक पार्टी बनाएगा, है ना। उसके बाद उसे बनाने के लिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, तो वो पूरे देश में विचरण करेगा, घूमेगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा, तो वो अबाध विचरण करेगा। अबाध विचरण के बाद अब उसे, जब वो पूरे देश में घूमेगा तो उसे कहीं ना कहीं पे रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि बीच में विश्राम तो करना ही होता है। तो उसके बाद उसके पास है आवास का अधिकार कि भाई वो बीच में कहीं ना कहीं पे रुक के बीच में आराम करेगा, तो आवास का अधिकार हो गया। अब जो नेक्स्ट है, अब इन सब के लिए उसके पास संपत्ति भी होना जरूरी है, तो फिर संपत्ति का अधिकार। और इसके बाद, और संपत्ति के लिए वो उसे कहीं ना कहीं रोजगार भी कमाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के साधन बनाने पड़ेंगे, रोजगार के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये हो गया आजीविका का अधिकार। इस टाइप से हमने एक स्टोरी के जरिए से देखा कि आर्टिकल जो 19(a) है, इसमें क्या क्या, कौन कौन से अधिकार है जो 7 है। वो है जैसे, एक तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उसके पास वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे वो बोलेगा। अब उसके पास भाई बोलने की क्वालिटी है, तो वो सम्मेलन भी करेगा। सम्मेलन में जब उससे 4 लोगों को जोड़ने के लिए अपनी एक राजनीतिक पार्टी या सभा या संघ बना लेगा। अब वो सभा या संघ बनाएगा तो उसे पूरे देश में घूम घूम के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से कनेक्ट करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर जब वो करेगा तो उसके लिए उसे पूरे देश में भ्रमण करना पड़ेगा। इस दौरान वो जगह जगह पे रुकेगा, तो उसे आवास का अधिकार है। आवास का जब उसे अधिकार मिल गया तो अब उसे इन सब चीजों के लिए संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। इसके बाद उसे प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया गया। अब प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं, क्योंकि संपत्ति के लिए तो भाई संपत्ति तो जब ही आएगी ना जब आप आजीविका कमाओगे, कहीं पे रोजगार करोगे, कुछ काम धंधा करोगे, तो उसे आजीविका का अधिकार दे दिया गया। इस टाइप से हमने एक स्टोरी के जरिए से समझा। इसके अंतर्गत ये टोटल 7 अनुच्छेद जो दे रखे हैं आर्टिकल 19 के जरिए के तहत, तो इन सभी को हमने एक स्टोरी के जरिए से लर्न किया। अब इसके अंतर्गत एक बात है कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था,
मोरारजी देसाई के समय। तो उन्होंने इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के और कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये है संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के जरिए से, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इसके जरिए से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया। तो इसे बना दिया कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। इसे कानूनी अधिकार इसलिए बनाया गया क्योंकि पूरे देश में, जैसे रेल मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि पूरे देश में रेल बिछानी है। अब पूरे देश में मीन्स कहीं प्रॉपर एक जगह ले ली कि भाई इस जगह से इस जगह तक रेल की पटरियों का निर्माण करना है, क्योंकि जिससे कि रेल का आवागमन हो सके। तो बीच बीच में लोगों की प्रॉपर्टी जाई। अब कुछ लोगों ने तो, जो जिनके खेत आए थे बीच में रास्ते में, तो कुछ लोगों ने तो आराम से ही कि भाई रेल के लिए जमीन जा रही है तो आराम से दे दी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो हमारे, उससे उनकी कोई स्टोरी जुड़ी थी कि भाई ये तो हमारे दादा परदादा के टाइम की है, उनके हाथ के लिए हुई जमीन है, और हमारा तो इसमें बहुत ज्यादा जी अटका हुआ है और हम इसे नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, और ना ही हम इसे बेचने के लिए तैयार है। तो जब इस टाइप से, और लोग जब जबरदस्ती सरकार ने लेने की कोशिश की तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि जो हमारे ये मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, स्टेट भी नहीं छीन सकता। यदि स्टेट भी छीनेगा तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के को लेके, और रिट लगा सकते हैं। इस टाइप से जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों का ही साथ दिया कि भाई ये तो उनका संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है उनके पास, और आप उनसे उनकी जमीन नहीं ले सकते। आप इस रेल के जो पटरी बिछा रहे हो इसके लिए दूसरे रास्ते से इसे ले जाओ, थोड़ा इधर ऐसे थोड़ा टर्न करके ले जाओ। तो इस टाइप से इससे एक पूरी व्यवस्था खराब हो रही थी। इसलिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन किया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार में डाला गया, क्योंकि इसमें सरकार कानूनी अधिकार के तहत इसको ले सकती है, और इसके बदले में कोई भी जैसे मुआवजा वगैरह दे देती है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा के 300 के में ट्रांसफर किया गया, और मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से भी हटाया गया। तो ये इसके पीछे की स्टोरी हो गई। इस टाइप से हमने समझा आर्टिकल जो 19A है। लेकिन जैसे अनुच्छेद जो 19, 2, 3, 4, 5, इन सब में कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस बताई गई है, एक सीमाएं बताई गई है कुछ, कि भाई जो ये आर्टिकल 19(1)A है, ये ऐसा नहीं है, ये आबाद नहीं है, इसकी एक सीमा है। आप कहीं पे पूरे देश में कहीं पे घूम भी सकते हो, तो आवास भी कर सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस है। आप लोक व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते। इस चक्कर में नैतिकता को आपको ध्यान रखना होगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखना होगा कि कहीं इनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस टाइप सब हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस है आर्टिकल 19(1) पे। तो अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 1, अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं। 19(1) में है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, और ये बिना हथियारों के। फिर 19(1) में है संघ, सभा, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार। और इसमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कंपनी बना सकते हो, एनजीओ, राजनीतिक दल, समितियां, क्लब आदि। अब 19(1) में है, जो कि हमने पढ़ा था कि अबाध विचरण का अधिकार है, और इसमें केवल आंतरिक और देश के अंदर निर्बाध संचरण का अधिकार है। कि आप जो अबाध विचरण का अधिकार है ना, घूमने का, वो देश के अंदर ही है, वो देश के आंतरिक भागों में ही है। लेकिन जनजातीय इलाकों में जब जाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, उनको ध्यान रखना होगा। तो अबाध विचरण का अधिकार है, लेकिन इसमें केवल आंतरिक और देश के अंतर्गत निर्बाध संचरण का अधिकार है। फिर 19(1) इसमें है निवास का अधिकार, निवास का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 19(1) में है संपत्ति का अधिकार, जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 19(1) में है
आजीविका या व्यवसाय का अधिकार। इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का केस है अनुराधा भसीनवाद 2020 में। उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करना, किसी भी व्यापार करने की स्वतंत्रता को 19(1)(6) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अर्थात जैसे हमने आजीविका का अधिकार पढ़ा, आजीविका या फिर रोजगार, हम काम धंधा करते हैं, उसका ये अधिकार है। इसमें जो ये अनुराधा भसीनवाद है, इसमें कहा गया भाई इंटरनेट के जरिए से भी आप कोई रोजगार करते हो तो उसे रोजगार की कैटेगरी में माना जाएगा और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस टाइप से ये हमने कवर किया। अब जो हम बात कर रहे थे ना, इसकी जो लिमिटेशन है इस बुक पर, इसकी जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो अब हम देखते हैं एक एक सीमा को कि इसके अंतर्गत है 19(2) में है जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी थी ना हमने 19(1)(a) के तहत 19(1)(1)(a) इसके तहत इसकी ये सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस सीमाएं ये है जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, नैतिकता, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन कि जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध कि भाई आप बोल तो सकते हो, प्रेस को भी बोलने का अधिकार है, लेकिन इससे हमारे जो अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो खराब नहीं होने चाहिए, उन पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जैसे न्यायालय की अवमानना, तो न्यायालय की अवमानना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही रोचक एक किस्सा है कि जो वहाँ के जो एक वकील थे माने हुए भूषण, और उन्होंने कोरोना के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है बोबडे, न्यायाधीश बोबडे जी है ना, वो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाई कि देखो ये बिना कोई मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के किस टाइप से बाइक चला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पे एक न्यायालय की जो अवमानना है इसके तहत कंटेम्प्ट टू कोर्ट, इसके तहत उनको ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया था। इस टाइप से इसका एग्जाम्पल हो गया। अब मानहानि, किसी के आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप किसी के खिलाफ इस टाइप से बोल रहे हो कि वो फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है। नैतिकता, इसमें आपको मॉरलिटी का ध्यान रखना होगा। फिर जैसे लोक व्यवस्था है, इसको पहले संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। जो आप इस टाइप से नहीं बोल सकते कि आपकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं या फिर लोक व्यवस्था खराब हो रही है। और अपराध उद्दीपन, तो ये हो गए वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं, 8 सीमाएं दे रखी है इसकी, ये सभी हमने कवर की। अब हम 19(3) में पढ़ेंगे जो दूसरा हमने पढ़ा था, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी बिना शस्त्रों के, बिना हथियारों के, है ना। इसकी सीमाएं पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशंस है। तो इसके अंतर्गत लिमिटेशंस दे रखी है, एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, एक लोक व्यवस्था, धारा 144 सीआरपीसी और धारा 141 आईपीसी। तो इसके तहत है कि इससे आप सम्मेलन तो कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो लोक व्यवस्था है, लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए किसी भी टाइप से आपकी वजह से। इसके बाद है 19(4), ये संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है 19(1)(c) के तहत, इसकी लिमिटेशंस है। ये कौन कौन सी है? एक तो भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है इसमें है जैसे ही सेम, एक लोक व्यवस्था है, इसमें एक जो मॉरलिटी है ना, इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कि आप भाई जो भी सहकारी समिति बना रहे हो या कोई भी संघ बना रहे हो या पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, तो उनसे आपकी जो मॉरलिटी है ना उसको कोई खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों है इसकी सीमाएं। इसके बाद है जैसे आबाद संचरण की व निवास की स्वतंत्रता की सीमाएं, कि आप पूरे देश में घूम तो सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो पूरे देश में घूम घूम के, लेकिन इसके लिए आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक तो जनजातियों के हित में,
जैसे ये जनजाति इलाका है जैसे नॉर्थ ईस्ट का, तो इधर आप जाने से पहले कुछ परमिशंस लेनी होती है जनसाधारण के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु। एक तो जनसाधारण के हित में कुछ सीमाएं रखी गई है, एक अनुसूचित जो जनजाति है उसके हितों के संरक्षण हेतु इसके अतिरिक्त जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी कि जो वैश्य के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जैसे एक एड्स पीड़ित जो व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, और यह केवल आंतरिक गतिविधियों की रक्षा करता है देश के अंदर। इस टाइप से हमने देखा जो अबाध संचरण की स्वतंत्रता है हमारी, उस पे भी कुछ लिमिटेशंस है, एक तो जनसाधारण के हित में और एक जो जनजातीय लोग हैं उनके इलाकों में बिना परमिशंस के नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सोच विचार रहन सहन उनकी कल्चर अलग है और वो नॉर्मल लोग वहां जाने से पहले एक प्रशासन को उसकी सूचना दी जाती है। इसके बाद जैसे आर्टिकल 19(6) है, इसमें क्या है जो आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं, जो कहीं पे भी रोजगार कर सकते हैं इसकी स्वतंत्रता की सीमाएं, जैसे ये भी जनसाधारण के हित में, जैसे वैश्यावृत्ति नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध और लाइसेंस द्वारा नियमन कि भाई आप कहीं पर भी आजीविका तो कमा सकते हो, जैसे कोई भी रोजगार कर सकते हो, काम धंधा कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। एक तो जैसे जनसाधारण के हित में इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा रखी है, एक है जैसे लाइसेंस द्वारा नियमन, जैसे कहीं पे भाई आपने सोचा या फिर कि कहीं पे भी मेडिकल की शॉप खोल लेते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस चाहिए। इसी टाइप से काफी सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए पहले लाइसेंस चाहिए, तो ये लिमिटेशन है इसकी। इसके बाद हम देखेंगे जो आर्टिकल हमारा 20 है, इस अभी हमने अनुच्छेद 19 को कवर किया है और 19 को हमने एक स्टोरी के जरिए समझा। अब हम देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद 20 है, इसमें क्या है, इसमें है जैसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे जो कोर्ट है सब सबूतों के आधार पर ही चलते हैं। तो पहले दोष सिद्ध करना आवश्यक है। इसके तहत 3 अधिकार दिए हुए हैं हमें, जैसे 20(1) में है कि किसी भी व्यक्ति को, इसको हम समझेंगे 20(1) में क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध करते समय लागू था। कि भाई आज मैंने कोई अपराध कर दिया या किसी भी व्यक्ति ने चोरी कर ली, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति ने आज चोरी की है, अब जो उसे चोरी की जो सजा दी जाएगी वो क्योंकि कोर्ट में मामला कई सालों तक चलता है, क्यों हमारी न्यायिक व्यवस्था में हमें में ये देखने को ही मिलता है कि कोई भी जो मामला है वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो हम 1 साल तक ये चोरी का मामला चला, अब 1 साल तक चला तो कोई नया कानून आ गया इस दौरान, अब नया कानून आ गया चोरी के लिए भाई हो गई कि भाई फांसी की सजा दी जाएगी, कि अब कोई चोरी करेगा तो 1 साल बाद कानून आ गया कि उसको तो फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो चोर क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं तो समझदार हूं और मुझे सारे कानून आते हैं, ये 1 साल बाद वाला जो कानून है जो आपने फ्यूचर में बनाया है, मुझे इसके तहत सजा नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी जिस टाइम मैंने चोरी की थी उस टाइम तो ओनली 6 महीना कारावास की सजा ही थी चोरी के लिए, तो भाई मैं तो जो 6 महीने की कारावास की सजा है वही मैं मतलब उसी को भुगतान करूंगा, मुझे तो वही सजा मिलेगी। तो इसका मतलब यही है जो क्रिमिनल जो केसेज है, जो आपराधिक कानून है जैसे चोरी हत्या डकैती वगैरह, इन सब में जो भी कानून है ना उनको भूतलक्ष्य क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, मीन्स उनको उसको सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जिस टाइम उसने जो अपराध किया है उस टाइम जो कानून है उसी के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। लेकिन जैसे हमारे जो सिविल लॉज है जैसे टैक्स भरना, इन सब के लिए इन सब का जो भूतलक्ष्य क्रियान्वयन किया जा सकता है, मीन्स आज से आपने
मीन्स जैसे टैक्स चोरी अगर आज से 20 साल, आज आप 20 साल पहले की थी और आज पता चला है और आज भी कानून बना दिया तो उसे 20 साल पहले से भी लागू किया जा सकता है। तो जो सिविल मामलों में का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल केसेज है उनको, उनमें जो सजा है उसी कानून के तहत दी जाएगी जिस टाइम वो कानून था। तो इसको हम देखते हैं, जैसे 20(1) में है, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध करते समय लागू था, अर्थात आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। जो क्रिमिनल केसेज है उनको भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, और जो नागरिक कानून है, सिविल लॉज है हमारे जितने भी, उनका भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। उन्हें बहुत पहले से बहुत पास्ट से भी लागू किया जा सकता है कि आज कानून बनाया और उसे 20 साल पहले से लागू कर दिया। इस टाइप से सिविल कानूनों को किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कानूनों को नहीं किया जा सकता। अब इसमें है जैसे आर्टिकल जो 20(2) है ना, इसमें है दोहरी क्षति नहीं। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने जैसे कोई अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए 1 बार ही सजा दी जा सकती है, 2 बार नहीं। जैसे एक अपराध के लिए 2-3 जगह से उसके ऊपर FIR हो गई, लेकिन अब उसे सजा तो उस अपराध की एक ही दी जाएगी, 2-3 बार नहीं दी जाएगी। इस टाइप से कि एक अपराध के लिए 1 बार ही सजा दी जा सकती है। लेकिन जैसे विभागीय कार्यवाही कर सकते हो, जैसे भाई आपने कोई करप्शन किया है कहीं पे, अब उसके लिए जैसे 6 महीना कारावास की सजा है तो, और उसे जॉब से भी हटा दिया, तो कारावास की सजा तो उसकी सजा हो गई, लेकिन उसे जो जॉब से हटाया है वो उसकी विभागीय कार्यवाही हो गई। इस टाइप से हमने देखा अनुच्छेद 20(2). अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 में क्या है। आर्टिकल 23 में है किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अधिकार सशरीर उपस्थिति, अंगूठे का निशान, खून का नमूना, हस्ताक्षर आदि देने से संरक्षण नहीं देता। सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते, वो आरोपी है तब भी, कि वो स्वयं के विरुद्ध गवाही दे। क्योंकि हमारी जो पुलिस व्यवस्था में ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके उसके ऊपर कि भाई आपको ये बोलना है, इस टाइप से उसको बुलवा लिया जाता है, लेकिन उसके पास ये अधिकार है कि कोर्ट में जाके वो अपना जो उसने बोला है अपना बयान पलट दे। तो इस टाइप से होता भी है, लोग कोर्ट में जाके अपना बयान चेंज कर भी लेते हैं। तो इसमें यही है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अधिकार जैसे पुलिस जो भी कार्यवाही है ना उससे संरक्षण नहीं देता, जैसे भाई सशरीर उपस्थिति की उसके प्रेजेंट होने का और अंगूठे का निशान है, खून का नमूना, हस्ताक्षर, जो भी पुलिस कार्यवाही है उसमें उससे संरक्षण नहीं देता ये। उसके अतिरिक्त जैसे जो हमारे सिविल मामले है ना उनमें उसमें ये अधिकार मान्य नहीं है। अनुच्छेद जो 20(3) है ये जो सिविल क्रिमिनल केसेज में लागू होता है, ये सिविल जो भी जितने भी इशू है नागरिक जो भी मामले हैं उनमें ये लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस है, इन केसेज को हम इसीलिए इनका थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं कि आजकल जो RPSC एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को मतलब इनको दे देती है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं जैसे सैलवी वर्सेस कर्नाटक राज्य। सैलवी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स, पोलोग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिशंसन वर्जित है, किंतु मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेज जेड 2002 के बाद में DNA टेस्ट कराने को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस टाइप से इसमें दिया गया है कि इस टाइप से ये हमने अनुच्छेद 20(3) कवर किया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं है, और जो जैसे पुलिस कार्यवाही है उसमें भी ये संरक्षण नहीं देता। इस टाइप से हमने देखा अनुच्छेद 20 के तहत हमने 3 चीजें देखी। एक तो अनुच्छेद 20(1) में क्या है, 20(2) में क्या है और 3 में क्या है।
अब हम देखेंगे जो अनुच्छेद 21 है, राइट टू लाइफ, ये है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रीढ़ की हड्डी के जैसा है अनुच्छेद 21। और आपातकालीन परिस्थितियों में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों को रद्द नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखेंगे जैसे हमारे जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारे जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए, जैसे चाहे स्वच्छ पर्यावरण चाहिए या फिर निजता, हमारी राइट टू प्राइवेसी कि भाई व्यक्ति को निजता बनाए रखने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, या फिर राइट टू हेल्थ है, या फिर राइट टू एजुकेशन है, सबके अधिकार, और देर से फांसी न लगाने का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, इस टाइप से एक महिला के साथ सम्मान पूर्ण व्यवहार करने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो कि समय समय पर हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के जरिए ऐड करता रहता है, ये है अनुच्छेद 21। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या है कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है ना, इसमें क्या है, राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जा सकता? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके तहत दो केसेज चलते हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। एक तो है ए.के. गोपालनवाद है, ए.के. गोपालनवाद 1950 का। इसमें कहा गया कि जो ए.के. गोपालनवाद है, इसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, वो केवल जो कार्यपालिका ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी एक्शन लिए हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इसमें जो जीवन का अधिकार है उसकी बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि जीवन ओनली, केवल जीवन जीना, मतलब जीवन के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें गरिमापूर्ण शब्द ऐड नहीं किया था, उसमें बोला कि भाई केवल जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या दी इसमें, और कहा कि जो हमारा जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई हम केवल कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, अगर वो मामले गलत हैं तो उन्हें रद्द कर सकते हैं। लेकिन जैसे विधायिका संसद ने कोई कानून बना दिया तो हम बस उसकी प्रोसीजर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक उसकी जो प्रोसीजर है कानून बनाने की, बस उसे चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम उसमें उसका ना तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और ना ही उसे रद्द कर सकते हैं। तो हम विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, ओनली उनकी प्रोसीजर चेक कर सकते हैं। तो इसमें काफी नैरो व्याख्या की जो ए.के. गोपालनवाद 1950 का है, इसमें अनुच्छेद 21 की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन जो ये मेनका गांधीवाद आया था, मेनका गांधीवाद यूनियन ऑफ इंडिया 1978, मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले जो डिसीजन दिया था उसको चेंज कर दिया और कहा इसमें जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और कहा कि जीवन केवल मतलब राइट टू लाइफ है, ये एक गरिमा के साथ जीवन जीना ही जीवन है। और इसमें काफी जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए काफी अधिकारों को भी ऐड किया है। इसके अतिरिक्त कहा कि जो उच्चतम न्यायालय, जो एक न्यायालय होता है, वो केवल कार्यपालिका के कार्यों की ही जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, उनका ही न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, वो विधायिका की जो स्वैच्छाचारी जो भी कानून है, जो भी डिसीजंस है, एक्शंस है, उन सब का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो इसमें जो जीवन के अधिकार की एक व्यापक व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है उसमें बदला जाना चाहिए। तो इस टाइप से जो हमारा उच्चतम न्यायालय उसने जो ये अनुच्छेद 21 है उसकी व्यापक व्याख्या की और इसमें काफी जो गरिमापूर्ण जीवन और बताया कि जो गरिमापूर्ण जीवन है उसको जीने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें। तो इसमें समय समय पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐड करता रहता है
जैसे उन्होंने कहा कि भाई निजता का अधिकार को इसमें शामिल किया, स्वच्छ पर्यावरण की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तो स्वच्छ पर्यावरण की भी आवश्यकता है, एक अच्छा स्वास्थ्य होना भी बहुत जरूरी है, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया, त्वरित सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, और विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, और जैसे महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार, तो ये सभी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए ये सभी जरूरी है। और भी काफी सारे अधिकार समय समय पे सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड करता रहता है। ये देखा हमने अनुच्छेद 21 को कवर किया है। किसको कवर किया है? अनुच्छेद 21 को कवर किया है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 21। अब जो अनुच्छेद 21A है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 21A के तहत जो राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार, जो कि पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था कि भाई शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 21K के तहत शिक्षा का अधिकार बनाया गया, और इसमें कहा गया कि भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और पूर्व में यह अनुच्छेद 45 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व था। तो इसमें कहा गया कि भाई अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि पहले एक नीति निर्देशक तत्व था आर्टिकल 45 के तहत। अब इसको जो ये 2009 में पारित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। शिक्षा के अधिकार को 2009 में पारित हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। और इसमें था कि भाई जो सभी निजी विद्यालय हैं, जितने भी जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सब में जो 25% सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और उनका जो शुल्क है वो सरकार भुगतान करेगी। इस टाइप से ये हो गया हमारा अनुच्छेद 21A। इसमें प्रावधान था कि सभी निजी विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं उन पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है, और शुल्क का भुगतान कौन करेगा? सरकार करेगी। अब इससे रिलेटेड भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के 1-2 केसेज है, वो है जैसे मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। इसमें शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया, और उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, इसमें भी शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। तो इस टाइप से ये हमने देखा अनुच्छेद 21A कि इसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, ये हमने अभी कवर किया है। इस टाइप से जो राइट टू लाइफ है, अनुच्छेद 21 है, ये हमारे संविधान की बैकबोन के जैसे है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें हम देखेंगे जैसे एक तो होती है कि निवारक निरोध क्या होता है, प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन डिटेंशन क्या है? डिटेंशन क्या है? निवारक निरोध क्या है? एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, कि उसका मीन्स तो है जैसे अपराध कर दिया और अब सजा, किसी भी व्यक्ति को अपराध के बाद सजा मिलेगी। लेकिन प्रिवेंशन का मीन्स क्या होता है? प्रिवेंशन डिटेंशन, इसका मतलब होता है संभावना के आधार पर गिरफ्तारी। तो इसके तहत जैसे
पुलिस को कोई खुफिया जानकारियों के अकॉर्डिंग सूचना मिली कि अगले 5 दिन बाद यहाँ पे किसी भी कोई भी सम्मेलन होगा या फिर कोई भी सभा होगी और उसकी वजह से लॉ व्यवस्था जो पब्लिक ऑर्डर है वो खराब हो सकता है, उसकी पूरी पूरी संभावना है और यहाँ पे फला फला जगह पे दंगे भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से ये एक सूचना मिली। अब इस आधार पे जो भी नेता था या जो भी व्यक्ति था जो कि एक सभा या सम्मेलन करने वाला था और जिसकी वजह से दंगे फैलने वाले थे, एक संभावना है, तो पुलिस उसे इस आधार पर ही 5 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लेगी और उसे कहीं पे ले जाके नजरबंद कर देगी। क्या कर देगी? नजरबंद। क्या कर देगी? नजरबंद कर देगी। नजर बंद कर देगी। किसी गोपनीय जगह पे उसे नजरबंद कर देगी। तो ये हो गया प्रिवेंशन डिटेंशन, निवारक निरोध। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 35A हटाया था तो उस टाइम देखा था कि अनुच्छेद 370 जब हटाया था तो उस टाइम हमने देखा था कि जो वहाँ के जो नेता थे जैसे महबूबा मुफ्ती और उन सबको काफी समय तक निवारक निरोध के तहत नजरबंद रखा गया था। तो एक संभावना ही तो थी कि भाई वो लोग वहां पे दंगा भड़का सकते हैं या फिर कोई भी गलत अफवाह फैला सकते हैं, तो इस टाइप से उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। तो नजरबंद तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 माह के लिए किया जा सकता है, लेकिन समय समय पर उसको 3-3 माह की अवधि करके काफी 5-6 बार बढ़ा दिया। इस टाइप से वो काफी समय के लिए 1 साल 1.5 साल तक नजरबंद रहे। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे जैसे अनुच्छेद 22 में है क्या। अनुच्छेद 22 में यही है कि निवारक निरोध के बारे में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। अब गिरफ्तार कर समय व्यक्ति को 3 अधिकार होते हैं उसके पास। गिरफ्तारी के समय किसी भी व्यक्ति के पास 3 अधिकार होते हैं। एक तो जैसे गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा होता है उसके पास कि भाई अब आपने गिरफ्तार तो कर लिया, तो गिरफ्तार अब वो वकील से बात करेगा तो वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है उसके पास, वो अपने एडवोकेट से परामर्श करेगा। थर्ड उसके पास अधिकार होता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, कि भाई आपने गिरफ्तार कर लिया, अब 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करो। लेकिन उसमें क्या है कि यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। इस टाइप से किसी भी गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है जिसके खिलाफ वारंट आया है गिरफ्तारी का, उसके पास ये 3 अधिकार होते हैं। एक तो है जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा है गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श करने का अधिकार, और तीसरा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाने का अधिकार। लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। अब जो ये 3 अधिकार है ये 2 तरह के लोगों के पास नहीं है। 2 तरह के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। एक तो जैसे शत्रु देश का नागरिक है, दूसरा है जैसे एक तो शत्रु देश का नागरिक है, दूसरा जैसे निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, निवारक निरोध के तहत कोई निरुद्ध व्यक्ति है, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है। जो शत्रु देश का नागरिक है ना, वर्तमान इसके तहत यह है कि वर्तमान में हमारा कोई भी शत्रु देश नहीं है, तो इसके तहत तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जैसे दूसरा है जो निवारक निरोध के तहत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है, जो हमने अभी पूर्व में डिस्कस किया था कि प्रिवेंशन डिटेंशन की संभावना के आधार पर हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके पास 3 अधिकार है। एक तो है जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि भाई वो जान सकता है कि भाई उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसे जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ये बताने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन जैसे सेकंड है कि वो अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में अपील भी कर सकता है कि भाई उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, कितने समय तक गिरफ्तार रखा जाएगा, तो वो वकील के माध्यम से कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। तीसरा, उसे मैक्सिमम 3 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है, नजरबंद रखा जा सकता है। लेकिन जैसे 3 माह से ज्यादा अवधि बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, तो करना होगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक
परिषद बनी होती है उसकी सिफारिश पर जो ये नजरबंद है कि जो का जो समय उसको 3 महीने से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस टाइप से हमने देखा जो निवारक निरोध के तहत जो निरुद्ध व्यक्ति है, जो नजरबंद व्यक्ति है, उसके पास ये 3 अधिकार होते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं। 2 प्रकार के लोगों को उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं है, एक तो है शत्रु देश का नागरिक और एक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को। तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे जैसे निवारक निरोध के तहत जो भी नजरबंद व्यक्ति है उसको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं। तो एक तो यह अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है और इससे अधिक अवधि बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक जो सलाहकारी बोर्ड है ना उसकी सिफारिश आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना अनिवार्य है, लेकिन जनहित में इनकार किया जा सकता है। अब है जैसे जो ये निरुद्ध व्यक्ति है ना, नजरबंद व्यक्ति, वो प्रतिनिधि के माध्यम से कोर्ट में अपील भी कर सकता है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमने देखे 3 जो सिचुएशंस है जिनमें जो सुप्रीम कोर्ट ये क्या निवारक निरोध के तहत जो नजरबंद व्यक्ति है उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसीजन दिया है कि जो ये इस टाइप से जो संभावना के आधार पर जो नजरबंद करते हैं उसको बहुत ही कम काम में लिया जाना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में ही इसको काम में लिया जा सकता है। अब हम देखेंगे जैसे संसद निम्न प्रावधान भी करती है, जैसे विशेष प्रकार के केस में स्थितियां जिसमें निरोध की अवधि 3 माह से अधिक भी हो सकती है। निरोध किए जाने की अधिकतम अवधि का निर्धारण सलाहकारी बोर्ड के लिए जांच की प्रक्रिया। अब जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरुद्ध करने की अवधि को 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया गया। जो मैक्सिमम इसके लिए 3 महीने का टाइम रखा गया था ना कि भाई अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है, तो उसे जो 1978 में जो 44वें संविधान संशोधन है इसके तहत 3 माह से घटा के इस अवधि को 2 माह कर दिया गया था। इसको 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको अभी तक इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लागू नहीं किया गया है। तो ये हमने कवर किया है अनुच्छेद 22। अब इसके तहत एक पॉइंट और रह गया कि भाई जो निवारक निरोध कानून है कि क्या संसद ही बना सकती है या फिर राज्य विधानमंडल भी इस पे कानून बना सकते हैं। तो जो संसद है वो 3 मामलों में इस पे कानून बना सकती है, निवारक निरोध कानून बना सकती है। एक तो जैसे डिफेंस, सुरक्षा के ऊपर, सुरक्षा संबंधी जितने भी मामले हैं उसमें संसद ही निवारक निरोध कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त जैसे देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, और थर्ड है जो एक्सटर्नल हमारे अफेयर्स हैं, जो हमारे विदेशी मामले हैं, इनमें भी संसद ही कानून बना सकती है। और जो अब कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से विषय हैं? वो है जैसे एक तो जन समुदाय के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्य की सुरक्षा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसके संबंध में भी दोनों कानून बना सकते हैं। और जो लॉक व्यवस्था है इसके संबंध में भी दोनों कानून बना सकते हैं। इस टाइप से हमने देखा कि संसद कौन कौन से मामले में कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल कौन कौन से मामले में कानून बना सकती है। अब हम देखते हैं जैसे निम्नलिखित विषयों पर केवल जो संसद है ना वो निवारक निरोध कानून बना सकती है। वो है रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब है जो अब कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। वो कौन से हैं? एक तो राज्य की सुरक्षा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दूसरा है लॉक व्यवस्था और थर्ड है समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। तो 3 विषय ये हैं जिन पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। वो 3 विषय हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा, सेकंड है पब्लिक ऑर्डर, लॉक व्यवस्था और थर्ड है समुदाय हेतु
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की जो सप्लाई की जाती है ना वो। तो इस टाइप से ये हमने आर्टिकल 19 से 22 को कवर किया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 और 24 में क्या है। तो जो अनुच्छेद 23 से 24 है, इसमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, और अब हम एक एक को कवर करते हैं। हाँ, जो निवारक आर्टिकल जो 22 के तहत हमने जो देखा था, उसके तहत कुछ कानून बच गए थे कि भाई कौन कौन से जो कानून है, जैसे टाडा, पोटा, मीशा, ये, और जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासु का, ये सभी कानून आए थे जो कि जिनके तहत निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता था। तो वो एक्ट है, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1969 में समाप्त भी हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा है, और विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम कॉफ कोशा, और जो ये राष्ट्र का है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा, और पोटा है, और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए। इस टाइप से ये हमने देखा आर्टिकल 22 के तहत जो भी कानून बना रखे हैं, जिनके तहत जो ये नजरबंद किया जाता है या फिर निवारक निरोध कानून है ये। दोस्तों, आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लासेज कैसी लग रही है, और यह सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल है, और हम इसी टाइप से आगे भी इनको कंटिन्यू करेंगे और भी क्लासेज लेके आएंगे। और अगर आपको ये सभी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।